वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन वेक्टर अलजेब्रा। आज के लेक्चर में हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे। कुछ नया नहीं सीखना है, फंडामेंटली कुछ नया नहीं है। जो भी हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में जानना था हम जान चुके हैं। मैं आज इस प्रॉपर्टी पर फोकस करना चाहता हूँ कि अगर तीन वेक्टर्स दिए हैं थ्री डायमेंशनल सेटिंग में, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट तब और केवल तब हैं जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो हो। ऑलराइट, one problem for practice, and now let us get started. तो एक छोटा सा लेमा पहले हम सीखेंगे। हमारे पास तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं थ्री डायमेंशनल सेटिंग में, तो फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। कौन से दो स्टेटमेंट्स? पहला स्टेटमेंट है कि ये तीन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, और दूसरा स्टेटमेंट है कि ये जो तीन वेक्टर्स जो सक्सेसिवली क्रॉस प्रोडक्ट करके बनाए गए वो तीन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो थ्योरम क्या बोल रहा है? अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, और अगर ये सेकंड वाला ट्रू है तो फर्स्ट वाला भी ट्रू है। इफ़ एंड ओनली इफ दे आर इक्विवेलेंट का मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ एंड ओनली इफ द सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, सो नाइस लिटिल प्रॉब्लम एक्चुअली। ये शायद मैंने पहले दिया भी था एज एन एक्सरसाइज, तो अगर तब नहीं किया तो अभी करें बिफोर लुकिंग एट द प्रूफ दैट आई एम गोइंग टू सप्लाई। तो पहले हम शो करेंगे कि स्टेटमेंट वन इम्प्लाइज स्टेटमेंट टू। तो हमें क्या शो करना है? अज्यूमिंग, ये मानते हुए कि ए बी सी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हमें शो करना है कि ये तीन वेक्टर्स भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो वो कैसे करेंगे? वेल, हम मान लेंगे कि कोई एक लीनियर कॉम्बिनेशन इनका जीरो है, और फिर हम शो करेंगे वो ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है, जस्ट यूजिंग द डेफिनेशन। सो से this particular linear combination, so let me just choose the notation wisely. Say this is 0 for some alpha, beta and gamma. और हमें करना क्या है? Want to show that कि alpha, beta, gamma तीनों 0 है. So sorry, this was supposed to be 0 vector. This is not the 0 number, 0 vector. Okay. शो करना है अल्फा, बीटा और गामा तीनों के तीनों 0 हैं। ठीक है, सो नेचुरल थॉट, बोथ साइड हम ए से डॉट कर देते हैं, तो इनमें से दो तो चले जाएंगे, ये और ये 0 हो जाएंगे, केवल एक टर्म बचेगा, फिर हम निपटा लेंगे। सो लेट्स नेम दिस, लेट मी कॉल दिस स्टार। सो फ्रॉम स्टार राइट, बोथ साइड डॉट प्रोडक्ट किया ए से, तो हमें मिला ये चीज़ मिली, पर ये नॉन ज़ीरो है। ये नॉन ज़ीरो इसलिए है क्योंकि ए बी सी लीनियरली इंडिपेंडेंट हमने माने हैं, तो ये नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब अल्फा को 0 होना पड़ेगा। सिमिलरली बीटा इज 0 एंड गामा इज 0, दैट्स इट राइट। सो ये अगर लीनियर इंडिपेंडेंट दिए हुए हैं ए बी सी, तो ये वाले भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। और इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली भी विजुअलाइज करें। हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए। विजुअलाइज करना आसान नहीं है, पर फिर भी कोशिश करेंगे तो ये बात थोड़ी सी ज्योमेट्रिकली भी दिखेगी। अब उल्टी दिशा में, तो ये भी वैसे ही है। मान लेते हैं इसका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो रहा है, और फिर हम सारे कोएफिशिएंट्स को 0 दिखाएंगे। सो से दिस इज 0, करना है कि अल्फा, बीटा और गामा तीनों 0 हैं। तो क्या करेंगे? बोथ साइड क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं ए से, तो एक टर्म तो चला जाएगा, बचे हुए दो टर्म से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दिस इम्प्लाइज this is 0, which gives us, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, माइनस बीटा ए क्रॉस बी प्लस
गामा सी क्रॉस ऐसे लिख दूंगा। पर हमें क्या दिया हुआ था? हमें दिया हुआ था कि ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, देयरफॉर इन पर्टिकुलर ये दोनों भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, राइट। और उस वजह से माइनस बीटा को भी ज़ीरो होना पड़ेगा और गामा को भी ज़ीरो होना पड़ेगा। कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर इन दोनों का ज़ीरो हो रहा है तो लीनियर कॉम्बिनेशन ट्रिवियल होना ज़रूरी है, क्योंकि वो दोनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं एंड देयरफॉर बीटा एंड गामा बोथ आर ज़ीरो, क्योंकि माइनस बीटा एंड गामा आर ज़ीरो, दैट्स इट। तो हमने दिखा दिया कि बीटा और गामा जीरो है और उसी तरीके से फिर अल्फा भी जीरो एंड वी आर डन। सो फिनिश द डिटेल्स डॉट डॉट डॉट। ऑलराइट, सो वेरी सिंपल लेमा बट वेरी यूजफुल। अब आते हैं सर्कम सेंटर ऑफ टेट्राहीड्रॉन पे। तो हम पहले सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल की बात कर चुके हैं। एक ट्रायंगल का सर्कम सेंटर क्या होता है? ट्रायंगल का सर्कम सेंटर वो पॉइंट होता है जो तीनों वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंट है, यानी बराबर दूरी पर है। और उसे सर्कम सेंटर इसलिए बोलते हैं कि अगर मान लें पी सर्कम सेंटर है, क्योंकि वो इन तीनों से बराबर दूरी पर है, तो एक ऐसा सर्कल बनाया जा सकता है जिसका सेंटर पी है और जो इन तीनों पॉइंट से पास करे। ये भी एक बराबर का तरीका हुआ सर्कम सेंटर को डिफाइन करने का, पर मैं सर्कम सेंटर को ऐसे डिफाइन करूंगा कि वो पॉइंट जो तीनों वर्टिसेस से बराबर दूरी पर है, और वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है। क्यों एग्जिस्ट करता है सर्कम सेंटर डिफाइन? तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एग्जिस्ट क्यों करता है ऐसा पॉइंट? रीजनिंग रिकॉल करते हैं। वो सारे कौन से पॉइंट्स हैं जो ए और बी से बराबर दूरी पर हैं? वो सारे पॉइंट्स हैं जो इस सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाया करते हैं, और एग्जैक्टली वही पॉइंट्स हैं जो ए और बी से बराबर दूरी पर हैं। हर पॉइंट जो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है वो ए और बी से बराबर दूरी पर है, कॉन्ग्रुएंसी। और हर वो पॉइंट जो ए और बी से बराबर दूरी पर है वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। ठीक है, सो दिस इज द कैरेक्टराइजेशन ऑफ दोज पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी। सिमिलरली ए और सी से बराबर दूरी वाले पॉइंट्स कौन से हैं? वो जो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हैं। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पर मिलेंगी, एग्जैक्टली एक पॉइंट पर मिलेंगी, क्योंकि ये पैरेलल तो हो नहीं सकती ये लाइंस, क्योंकि ये ट्राइंगल हम मान रहे हैं नॉन डिजेनरेट है। जिस भी पॉइंट पर वो मिलेंगी वो पॉइंट ए और बी से भी बराबर दूरी पर है और ए और सी से भी बराबर दूरी पर है, यानी वो ए बी सी तीनों से ही बराबर दूरी पर है, और देयरफॉर दैट इज द सर्कम सेंटर। और वो यूनिक है, ऐसा एक ही पॉइंट है जो तीनों पॉइंट्स तीनों वर्टिसेस से बराबर दूरी पर है। तो ये तो बेसिक चीज़ है सर्कम सेंटर। हमने इस पर बात करी हुई है, अलग अलग लेक्चर सीरीज़ में भी इस पर बात हुई है। अब टेट्राहीड्रन की बात करते हैं। एक टेट्राहीड्रन है ए बी सी डी स्पेस में, यानी उसके वर्टिसेस आर ए बी सी एंड डी। तो इसके सर्कम सेंटर से क्या मतलब है? डेफिनेशन क्या है, क्या परिभाषा है? वही है, सर्कम सेंटर ऑफ द टेट्राहीड्रन ए बी सी डी इज अ पॉइंट पी, अ पॉइंट मैं कह रहा हूँ, द पॉइंट अभी नहीं कह रहा हूँ, इज अ पॉइंट पी, ऐसा पॉइंट जो चारों वर्टिसेस से बराबर दूरी पर हो। ठीक है, ऐसे किसी भी पॉइंट को सर्कम सेंटर बोलेंगे टेट्राहीड्रन का। अब प्रश्न है क्या ऐसा एक भी पॉइंट है, और फिर प्रश्न है क्या ऐसा एक ही पॉइंट है। जैसे कि सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल की जब हमने बात करी तो हमने शो किया कि ऐसा एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट है और एक ही पॉइंट है। वही प्रश्न यहाँ पे भी है थ्री डायमेंशनल सेटिंग में, क्या ऐसा एक पॉइंट है जो इन चारों पॉइंट से बराबर दूरी पर हो, और ऐसे कितने हैं? ठीक है, सो औपचारिक रूप से डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि सर्कम सेंटर ऑफ अ टेट्राहीड्रन ए बी सी डी इज ब्ला ब्ला ब्ला। अब हम आर्ग्यू करेंगे कि ऐसा कम से कम एक पॉइंट तो है, और फिर उसी आर्ग्यूमेंट में ये भी सिद्ध हो रहा होगा कि ऐसा एग्जैक्टली एक पॉइंट है। और आर्ग्यूमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने ट्राइंगल्स में किया था। तो पहले हम बात करेंगे सारे उन पॉइंट्स की जो केवल ए और बी से इक्विडिस्टेंट हैं। वो सारे पॉइंट्स कौन से हैं? तो ये आपकी एक्सरसाइज है, कन्विंस योरसेल्फ कि वो पॉइंट्स जो ए और बी से इक्विडिस्टेंट हैं वो प्रिसाइसली वही पॉइंट्स हैं जो इस प्लेन में लाई करते हैं, जो कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी से पास होता है और लाइन ए बी के परपेंडिकुलर है। बेसिकली जैसे एक सेगमेंट की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है टू डायमेंशंस में, वैसे ही एक सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग प्लेन होता है थ्री डायमेंशंस में। तो एक प्लेन हम इमेजिन कर सकते हैं जो कि परपेंडिकुलर है लाइन ए बी के, और
बाइसेक्ट करता है सेगमेंट को, क्योंकि वो सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास होता है। और आपकी एक्सरसाइज है ये शो करना कि दिस प्लेन इज प्रिसाइसली दोज पॉइंट्स, द सेट ऑफ द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी इज प्रिसाइसली दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन। ठीक है, तो वो एक प्लेन में हमें मिला, ऐसे जो भी है इमेजिन कर सकते हैं, मैं बना तो नहीं पाऊंगा। फिर हम बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो ए और सी से इक्वी डिस्टेंट है। फिर से वही वो एक प्लेन है जो कि इस सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो एक प्लेन है जो इस सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एक प्लेन है जो इस सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब क्योंकि ये दो प्लेन्स हैं और ये दोनों पैरेलल नहीं हैं, तो इनका इंटरसेक्शन एक लाइन होगा। टू डिस्टिंक्ट नॉन पैरेलल प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ लाइन। ठीक है, तो एक लाइन हमें मिली विच इज प्रिसाइसली दोज पॉइंट्स जो कि इन तीनों से इक्वी डिस्टेंट हों। इनफैक्ट वो लाइन आप ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ए बी सी का सर्कम सेंटर ले लें और कंसिडर द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बी सी एंड पासिंग थ्रू द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। इट्स प्रिसाइसली दैट लाइन। एनीवे वो जानने की हमें खास ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, तो वो सारे पॉइंट्स जो इन तीनों वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंट हैं वो एक लाइन पर लाई करते हैं, और वो सारे पॉइंट्स जो ए और डी से इक्वी डिस्टेंट हैं फिर से वही वो एक प्लेन में लाई करते हैं। राइट, तो वो ऐसा कुछ एक प्लेन होगा, और ये जो प्लेन है और वो जो लाइन है अगेन वो पैरेलल नहीं है। ये आर्ग्यू करना थोड़ा सा समस्या वाला है अगर हम प्योर ज्योमेट्री से बात करें, पर मान लें कि वो हैं। तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग प्लेन और वो जो लाइन जिसकी हमने बात करी वो पैरेलल नहीं है, एंड देयरफॉर दिस लाइन एंड दैट प्लेन इंटरसेक्ट इन अ यूनिक पॉइंट। एक अकेला पॉइंट ऐसा है जिस पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, और क्योंकि वो पॉइंट इन तीनों से भी इक्वी डिस्टेंट है, क्योंकि वो उस लाइन पर लाई कर रहा है जिसकी हमने बात करी, और इन दोनों से भी इक्वी डिस्टेंट है क्योंकि वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग प्लेन पर है। तो यानी कि वो पॉइंट इन चारों वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंट है, therefore that is the circumcenter. So circumcenter of a tetrahedron exists and it is unique, वो भी इस आर्ग्यूमेंट से सिद्ध हो रहा है। इस बात को आप वेक्टर से भी प्रूव कर सकते हैं। एक पॉइंट पी ले लें जो इन चारों से इक्वी डिस्टेंट है, ए बी सी और डी के कुछ पोजिशन वेक्टर्स मान लें, फिर आपको बस ये दिखाना है कि देयर इज़ अ यूनिक पॉइंट पी विद दीज कंस्ट्रेंट्स, पर उसमें फिर अलजेब्रा खेलना पड़ेगा वगैरह वगैरह। दैट इज़ फाइन, इट्स अ गुड एक्सरसाइज टू डू, पर हमने ज्योमेट्रिकली दिखा दिया कि सर्कम सेंटर एग्जिस्ट एंड इट इज़ यूनिक। और अब प्रश्न है कि क्या उसका वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम लिख सकते हैं अगर हमें वर्टिसीज का वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मालूम हो। तो उसी पर हम आ रहे हैं। तो एक टेट्राहीड्रन है ओ ए बी सी, और ओ के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर्स हैं तीनों वर्टिसीज के वो हमने लिख लिए, उनको नोटेशन दे दी ए बी और सी, और मान लेते हैं पी इज़ द सर्कम सेंटर। तो हम कह रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ द सर्कम सेंटर हैज़ दिस नाइस फॉर्मूला जहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर स्टेटमेंट, इट्स अ लेमा और थ्योरम सॉर्ट ऑफ, ट्राई टू प्रूव दिस। ओके, सो सबसे पहली बात कि सिंस these 4 points are not coplanar, हमें पता है कि ये सब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओ ए ओ बी और बी ओ सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये हमने जब कोप्लेनैरिटी की बात करी थी बहुत पहले तब ये देखा था। ये ज्योमेट्रिकली ऑब्वियस फैक्ट है। ठीक है, यानी कि ये जो तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, एंड देयरफॉर अभी जो हमने सीखा थोड़ी देर पहले कि ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और इस वजह से ये एक बेसिस बना रहे हैं। ये जो ट्रिपल है दिस इज अ बेसिस। तो कोई भी वेक्टर हो उसको हम इन तीन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं और यूनिकली लिख सकते हैं बाय यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम और व्हाटएवर। सो देयरफॉर ये जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ द सर्कम सेंटर दैट कैन बी रिटन एज अल्फा बी क्रॉस सी राइट। ओपी को हम
एज दिस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स लिख सकते हैं, जहाँ पे अल्फा बीटा और गामा यूनिकली डिटरमिन हो रहे हैं। तो प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता था कि अगर इसको लिखा जाए एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स, तो कौन से कोएफिशिएंट्स अकर करते हैं। वो कोएफिशिएंट्स ये आते हैं, वो हम देखेंगे कि वो ये क्यों आते हैं, वो अलग बात है। पर हमें इतना तो पता ही है बाय जनरल थियरी देर आर दीज कोएफिशिएंट्स विच आर यूनिकली डिटरमिन्ड बाय ए बी एंड सी। ओके, सो लेट्स सी व्हाट कैन वी डू। इसको मैं कुछ बोल देता हूँ, लेट मी कॉल दिस पी, right? Little p denotes the position vector of capital P with respect to O. ओके, अब क्योंकि ये जो पॉइंट P है वो सर्कम सेंटर है टेट्राहीड्रन का, और जो हमने पिछले स्लाइड में बात करी, इट लाइज ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग प्लेन ऑफ दिस लाइन। तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग प्लेन जो मैं अभी यहाँ नहीं बना पाऊंगा, ऐसा एक प्लेन आप इमेजिन कर सकते हैं, इस प्लेन पर पॉइंट P लाई कर रहा है। यानी कि ये जो है, लेट्स से दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट OA, और ये है हमारा सर्कम सेंटर पॉइंट P। तो ये जो लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, और इसको हम डॉट प्रोडक्ट से कैप्चर कर सकते हैं। सो MP इज ऑर्थोगोनल टू OM गिव्स अस कि P माइनस A/2 डॉटेड विद A/2 इज 0। और ये चीज़ मैं लिख नहीं रहा हूँ, पर मैंने समझा दिया है। पोजीशन वेक्टर ऑफ द सर्कम सेंटर को हमने ये नाम दे दिया था P वेक्टर, और यहाँ पे हमारा है जो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो है A/2, राइट? क्योंकि इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है A, तो मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट OA का पोजीशन वेक्टर इज A/2। और क्योंकि द पॉइंट P इज द सर्कम सेंटर, ये लाइन परपेंडिकुलर है सेगमेंट OA के, और उस वजह से वी हैव दिस डॉट प्रोडक्ट कंडीशन which gives us what, which implies P dot A, well, P dot A/2, right? Just basic algebra, which implies पर P dot A क्या है? P dot A अगर निकालेंगे तो इस एक्सप्रेशन से P dot A मिलेगा कि वो बराबर है, ये दोनों तो मर जाएंगे, अल्फा टाइम्स इन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A, B and C. So this implies एंड नाउ यू कैन फिनिश। तो यहाँ से अल्फ़ा मिल गया, वही जो मिलना चाहिए था। अल्फ़ा इज़ दी अल्फ़ा इज़ दिस नंबर, यही तो आ रहा है इस इक्वेशन से, वही आना भी चाहिए था। सो दैट्स इट, वेरी सिंपल। एक बार बस ये ऑब्जर्व करें कि ये एक बेसिस है, ये जो तीन वेक्टर्स मिलकर के एक बेसिस बना रहे हैं, फिर उसके बाद द प्रूफ वर्क्स इटसेल्फ। अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है, ये एक बेसिस है, तो इसका एक यूनिक, मतलब इसको हम यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स के तौर पे लिख सकते हैं। तो प्रश्न बस यही है कि वो अल्फ़ा बीटा और गामा निकालने हैं, और वो फिर हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की मदद से। ऑल राइट, पहला इलस्ट्रेशन कॉम्प्यूटेशनल सा सवाल है ये। हमारे पास एक पैरामीटर की टर्म्स में तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, इनको टाइम डिपेंडेंट भी समझ सकते हैं। इसको समझ लें कि ये टाइम को मॉडल कर रहा है रियल नंबर्स। तो ये तीन वेक्टर्स हैं A, B और C, ये समय के साथ बदल रहे हैं। और कौन से वो टीज़ हैं, वो सारे कौन से टाइम्स हैं जब ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट रहते हैं। तीन चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। सो रोट क्वेश्चन, कॉम्प्यूटेशनल क्वेश्चन, पर फिर भी इसको पूरी तरह से कर लेते हैं। थिंक अबाउट दिस, राइट। सो लीनियर इंडिपेंडेंस को कैप्चर किया जा सकता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की मदद से। सो वी जस्ट वांट टू नो which t's, want to know the set of t which satisfy this thing कि ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो नॉन ज़ीरो है, राइट। लीनियर इंडिपेंडेंस का मतलब ही यही है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो हो। मतलब ही यही नहीं है, एक डिडक्शन था। लीनियर इंडिपेंडेंस का मतलब वही है जो वो है
हमने शो किया था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के नॉन ज़ीरो होना और लीनियर इंडिपेंडेंट होना एक ही बात है। तो अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, फिर बेसिक अलजेब्रा में प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगा। आगे मैं करना तो नहीं चाहता, पर ठीक है, लेट्स सी। राइट, सो दिस इज सेम एज ये जो चीज़ है ये क्या है, दिस इज आई थिंक माइनस टी निकलेगा, माइनस टी तो माइनस टू टी तो आ ही गया, और टी स्क्वायर कैंसिल, तो दिस इज नॉन ज़ीरो इज व्हाट वी आर कंसर्न विद। या आई थिंक फिर एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, सो इट्स अ क्वाड्रेटिक इंटीरियर। आगे का मैं नहीं करूँगा। और क्वाड्रेटिक कब कब जीरो है कब कब नॉन जीरो है वो तो हमें फॉर्मूले से ही पता है, सो यू कैन आंसर दिस। ऑल राइट, ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। 6 नॉन जीरो नंबर्स दिए हैं और फिर हमें एक तीन सेट ऑफ इक्वेशंस दिए हुए हैं, सम इक्वेशंस कंसर्निंग दीज 6 नॉन जीरो नंबर्स। अगर ए बी सी डिस्टिंक्ट है, यानी कोई भी दो इनमें से बराबर नहीं है, तो ये वैल्यू पूछी है, और ये बिल्कुल नहीं लग रहा है ये देख के कि ये वैल्यू बताई जा सकती है। कैसे हम ये सम बता दें जस्ट बाय दिस इंफॉर्मेशन? थिंक अबाउट दिस। सो आइडिया इज कि ये जो इक्वेशन है इसको हम डॉट प्रोडक्ट की तरीके से सोच सकते हैं, सिमिलरली फॉर दिस इक्वेशन, सिमिलरली फॉर दिस इक्वेशन। सो लेट्स से यू वेक्टर इज, या सबसे पहले वी वेक्टर इज, ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये अपने आप समझ में आएगा धीरे धीरे। वी ऐसे डिफाइन किया, और अब हम डिफाइन करेंगे यू वेक्टर एज दिस थिंग। तो आई कैप जे कैप के कैप इज सम फिक्स्ड पॉजिटिवली ओरिएंटेड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एज यूजुअल। ये यू डिफाइन किया, और इसलिए किया क्योंकि v डॉट यू एग्जैक्टली ये चीज़ लिखी हुई है, एंड सिमिलरली u was a bad notation, so let me call it p, maybe p would be better. So v dot p is the first equation, right? v dot p is the first equation. q को हम डिफाइन करेंगे ऐसे, सो दैट p जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन को हम सोच सकते हैं v डॉट q बीइंग ज़ीरो, और लास्ट में right, so what exactly we are given is ये हमें दिया हुआ है, पर हमको ये भी पता है कि दिस वेक्टर इज नॉन ज़ीरो। इनफैक्ट हमें कुछ ज़्यादा उससे पता है, हमें ये पता है कि ना l ज़ीरो है, ना m ज़ीरो है, ना n ज़ीरो है, ये हमको दिया हुआ था प्रश्न में। इन पर्टिकुलर v इज नॉन ज़ीरो वेक्टर, सो इन पर्टिकुलर v इज नॉन ज़ीरो, पर उसका डॉट प्रोडक्ट इन तीन वेक्टर्स के साथ ज़ीरो है। तो अगर ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते, राइट, अगर p q और r लीनियरली इंडिपेंडेंट होते तो v को ज़ीरो होना पड़ता। सिंपल फैक्ट है, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते तो ये एक बेसिस बनाते, अगर ये बेसिस बनाते तो ये हर चीज़ को स्पैन करते, हर चीज़ इनके स्पैन में होता, इन पर्टिकुलर वेक्टर v भी इनके स्पैन में होता। तो क्योंकि v डॉट p, v डॉट q, v डॉट r ज़ीरो है, v डॉट एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ p q r भी ज़ीरो है, ज़ीरो। और क्योंकि पी क्यू आर एक बेसिस बना रहे हैं, सॉरी पी क्यू आर लिखना था, तो वी डॉट एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पी क्यू आर ये भी ज़ीरो है। और क्योंकि पी क्यू आर एक बेसिस बना रहे हैं, अगर पी क्यू और आर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो वो एक बेसिस बना रहे हैं, और इस वजह से ये वी के बराबर किया जा सकता है फॉर सम सुटेबल चॉइस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। इसका मतलब हो जाएगा वी डॉट वी इज ज़ीरो, जिसका मतलब हो जाएगा वी इज ज़ीरो, राइट। सो वी डिड्यूस
जो मैंने बोला लिखा नहीं, वी डिड्यूस दैट पी क्यू आर must be linearly dependent. Make sure you get this reasoning. नॉन जीरोनेस ऑफ वी यहाँ ज़रूरी है, तभी हम ये आर्ग्यूमेंट दे पा रहे हैं। और क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमें उससे पता चला कि उनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट है, आई मीन इट इज़ विच इज़ इक्विवेलेंट टू सेइंग कि उनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दैट इज़ ज़ीरो, राइट। और अब कुछ संभावना है कि हमें कम से कम ए बी सी में कुछ तो रिलेशनशिप मिलेगा इससे। एग्जैक्टली इसकी वैल्यू मिलेगी कि नहीं पता नहीं, पर कम से कम इससे हमें ए बी सी के बीच में कुछ रिलेशनशिप मिलेगा। सो देयरफॉर ये जो डिटर्मिनेंट है ए बी सी ब्ला ब्ला ब्ला, ये जो चीज़ है ये ज़ीरो है, राइट। इसका जो वैल्यू है वो यही है। सो अब यहाँ पे हमको अलजेब्रा खेलना पड़ेगा। सो दिस इम्प्लाइज this is 0, which implies, right, so अगर इसको करें तो we will get this 3a cube plus b cube plus c cube, right। पर इसको ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है उसके बजाय, इसको ऐसे लिखना बेहतर है, दिस -3abc is 0, और पॉपुलर फैक्टराइजेशन है, दिस थिंग कैन बी फैक्टराइज्ड एज ये यूज़फुल है, ये याद रह जाए अगर ये फैक्टराइजेशन तो काफ़ी काम आता है, पर इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसको थियरी ऑफ इक्वेशन से भी प्रूव किया जा सकता है, पर वो मैं मान के नहीं चल रहा हूँ, आपने पढ़ा हुआ है। ओके, सो वी हैव दिस इज़ ज़ीरो, और यहाँ से हिंट मिल रहा है कि मे बी द वैल्यू ऑफ दिस इज़ ज़ीरो, पर उसके लिए हमें ये शो करना पड़ेगा कि ये चीज़ नॉन ज़ीरो है। पर ये जो फैक्ट दिया है कि ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, ये हमारे काम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बाय ए एम जी एम हम शो कर सकते हैं कि दिस थिंग इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। सो यहाँ से हमारा डिडक्शन यही निकलेगा कि ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो, पर वो हमको प्रॉपरली आर्ग्यू करना है। सो दिस इम्प्लाइज, और क्यों है उसका आर्ग्यूमेंट मैं लिख देता हूँ, उसका आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्योंकि ए बी सी डिस्टिंक्ट है, हमारे पास है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 2ab, क्योंकि ए और बी डिस्टिंक्ट है। इनको अगर ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर दैन ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, राइट। एक्चुअली इसकी भी आवश्यकता नहीं है कि ए और बी अलग हों और बी और सी अलग हों और सी और ए अलग हों। इतना पर्याप्त है कि ए बी सी में से कम कोई दो ऐसे हैं जो अलग हैं, सो दैट एटलीस्ट वन इनइक्वालिटी इज स्ट्रिक्ट, और फिर अगर हम जोड़ेंगे तो हमें एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी मिल जाएगी। उस वजह से ये जो चीज़ है ये नॉन ज़ीरो है, और फिर हमारे ये डिडक्शन आ जाएगा। ओके, सो आई होप दिस वॉज क्लियर। जे एडवांस का एक सवाल, वो वेक्टर्स इन चार में से वो वेक्टर्स जो कि लिखा हुआ है इन दोनों के साथ को प्लेनर हो और इसके परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहले को प्लेनर से क्या आशय है? को प्लेनर वेक्टर्स यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। को प्लेनर वेक्टर्स जैसी कोई चीज़ हमने डिफाइन नहीं करी थी, तो मैं बस उसे अपने फ्रेमवर्क में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। को प्लेनर यानी लीनियरली डिपेंडेंट। तो कौन से वेक्टर्स, इन चारों में से कौन से वेक्टर्स इन दोनों के साथ लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे और इसके परपेंडिकुलर हैं? बहुत सरल सवाल है, मैं सॉल्व नहीं करूँगा। पहले देखिए कौन से हैं जो इसके साथ परपेंडिकुलर हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, और शायद ये भी है, चारों ही हैं। हाँ, तो चारों ही इसके परपेंडिकुलर हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है। तो इनमें से कौन से हैं जो इनके साथ को प्लेनर हैं यानी लीनियरली डिपेंडेंट हैं, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट से चेक हो जाएगा। सो इट्स जस्ट कॉम्प्यूटेशन, देयरफॉर दिस इज एन एक्सरसाइज। एकदम ही आसान सवाल। एक और जेई का सवाल, लैम्डा की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है सच दैट दीज आर को प्लेनर? अगेन को प्लेनर माने लीनियरली डिपेंडेंट, और इसमें वही
जो अभी तक हम करते आए हैं वही करना है. So this is also an exercise. Extremely simple question. All right, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.